यूनिफाइड पेंशन स्कीम को सरकार ने पिछले साल काफी जोर शोर से लागू किया था, लेकिन इस स्कीम को अब तक केंद्रीय कर्मचारियों की ओर से ठंडा रिस्पांस ही मिला है। सरकार फिक्र में है कि इतने जोश के साथ जिस स्कीम को लागू किया गया, कहीं वो फेल तो नहीं हो जाएगी, और ऐसे में अब सरकार ने बना लिया है एक बड़ा प्लान। अब यूपीएस पर क्या है सरकार का ये प्लान, इसे हम बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। यूनिफाइड पेंशन स्कीम को देश भर में 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया गया है, लेकिन इसकी शुरुआत काफी हल्की रही है। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के पे एंड अकाउंट्स ऑफिस को चिट्ठी लिखकर इसे जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए कहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रस्ताव दिया है कि यूपीएस को टाइमली लागू करने के लिए तेज रफ्तार से काम किया जाना जरूरी है, ताकि इसे जल्द से जल्द देश भर में लागू किया जा सके। लेकिन सरकार क्यों चाहती है यूपीएस को जल्द से जल्द लागू करना, और क्या है स्कीम के फायदे, और ये रिटायरमेंट स्कीम एनपीएस से कैसे अलग है? चलिए इन सवालों के जवाब भी आपको दे देते हैं। दरअसल 1 अप्रैल से शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम की शुरुआत नेशनल पेंशन स्कीम के विकल्प के तौर पर की गई है, लेकिन इसे शुरुआत से ही वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो मिलने की उम्मीद थी। आपको बता दें कि फिलहाल ज्यादातर केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस से जुड़े हुए हैं। ये स्कीम बाजार से जुड़ी है, जिसमें आपके फंड को मार्केट में इन्वेस्टमेंट के तौर पर लगाया जाता है। इसकी वजह से इस पर मिलने वाला रिटर्न बाजार की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। जबकि हाल ही में शुरू हुई यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत पिछले 12 महीनों के औसत वेतन का 50% पेंशन की गारंटी मिलती है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस के बीच मिलने वाले रिटर्न के बीच नापतोल कर रहे हैं, ताकि वो इन दोनों विकल्पों में से बेहतर को चुन सके। यही कारण है कि लॉन्च होने के 3 हफ्तों बाद भी केवल 1500 से थोड़े से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों ने यूपीएस का विकल्प चुना है, जो 2004 में शुरू होने के बाद से एनपीएस में नामांकित 2.7 मिलियन केंद्रीय कर्मचारियों का सिर्फ 0.05% है। हालांकि अभी तो स्कीम के लॉन्च होने के शुरुआती दिन हैं और धीरे धीरे इन नंबरों के बढ़ने की उम्मीद है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की इस पेंशन स्कीम से जुड़ने की आशंका है। इस पेंशन योजना से जुड़ने के लिए मौजूदा कर्मचारी, यानी कि जिनकी ज्वाइनिंग 31 मार्च 2025 से पहले हुई है, उनके लिए इसकी तारीख 30 जून तक है। यानी 1 अप्रैल के बाद से केंद्र सरकार में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों को 30 दिनों के भीतर यूपीएस में शामिल होने या ना होने का विकल्प चुनना होगा। और अगर आपने एक बार यूपीएस में शामिल होने का फैसला कर लिया तो वो फैसला अंतिम होगा, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकेगा। यानी आप यूपीएस में एक बार अगर चयन कर लेते हैं तो आप एनपीएस में ट्रांसफर नहीं ले सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि 1 अप्रैल से लॉन्च होने के बाद से केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन या फिजिकली फॉर्म भर इसकी सूचना दे सकते हैं। यूपीएस के नियम और शर्तों की बात की जाए तो यूपीएस में शामिल होने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल की नौकरी पूरी करनी होगी। वहीं कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% योगदान यूपीएस में डालेंगे, जबकि सरकार की तरफ से 18.5% का योगदान किया जाएगा। रिटायरमेंट के समय 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को नौकरी के अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के तौर पर भुगतान किया जाएगा। वहीं 10 से 25 साल के बीच की नौकरी करने वाले कर्मचारियों को पेंशन का एक समानुपातिक हिस्सा मिलेगा। इसके अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपए प्रति माह होगी, यदि कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की हो। यदि पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को सेवानिवृत्ति से पहले की पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं रिटायरमेंट पर कर्मचारियों को उनकी ग्रेच्युटी के साथ एक मुश्त भुगतान भी दिया जाएगा। पेंशन पर महंगाई से राहत देने के लिए डीएनएस रिलीफ भी देने की सुविधा है। हालांकि जो कर्मचारी अपने पद से इस्तीफा देते हैं, सेवा से हटाए जाते हैं या बर्खास्त किए जाते हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को एनपीएस या ओपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा। वहीं यूपीएस के नुकसानों की बात करें तो यूपीएस एक योगदान आधारित योजना है, जिसके लिए कर्मचारियों को अपनी सैलरी का एक हिस्सा योगदान करना होगा। वहीं यूपीएस के तहत मिनिमम 25 साल तक काम करने वाले सभी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय नौकरी के लास्ट 12 महीनों के औसत का मूल वेतन यानी कि 50% सैलरी को दिया जाएगा। वहीं एनपीएस की बात करें तो किसी व्यक्ति के नौकरी के सालों के दौरान किए योगदान से जुड़े एनपीएस फंड का अधिकतम 60% हिस्सा रिटायरमेंट के समय टैक्स फ्री निकाला जा सकता है। वहीं नियमित पेंशन के लिए ग्राहक को इस फंड का न्यूनतम 40% हिस्सा
पैसा निवेश करना होता है। इस फंड का पैसा मार्केट में निवेश किया जाता है, इसलिए इस पर मिलने वाला रिटर्न मार्केट की परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। जैसा जैसा मार्केट ऊपर या नीचे परफॉर्म करती है वैसे इस पर आपको रिटर्न दिया जाता है। एनपीएस में पैसा सरकारी कर्मचारी से लेकर कोई भी आम आदमी लगा सकता है। अब ये वर्तमान केंद्रीय कर्मचारियों पर निर्भर करता है कि वो एनपीएस में बना रहना चाहते हैं या फिर यूपीएस में शिफ्ट होना चाहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। साथ ही आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी बिजनेस की खबरें पढ़ सकते हैं।